Hello dear champions, welcome to Super Grades by Top Rankers. My name is Tapesh Saxena and in this session we are going to solve all 33 questions of GIPMAT 2025 actual paper, right? तो GIPMAT 2025 का जो actual paper हुआ था, right, अप्रैल 2025 में, उसमें मैथ सेक्शन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के जो 33 क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस सेशन में हम वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। हर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इन केस अगर कहीं पे कोई शॉर्टकट मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि in 4 years an amount of rupees 6,000 becomes rupees 8,000 at a certain rate of simple interest. In what time at the same simple interest rate will an amount of 525 become 700? ठीक है, तो हमको ये बात तो समझ में आ ही रही है कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एवरी ईयर सेम होता है, तो इंटरेस्ट भी हर साल सेम होता है। इसका मतलब हमको ये पता चलेगा कि अगर 6,000 रुपीज़ को 8,000 रुपीज़ बनने में 4 ईयर्स लगते हैं, तो 4 ईयर्स में हमें कितना गेन होता है 2,000 रुपीज़ का, विच मीन्स कि अगर 4 ईयर्स में 2,000 रुपीज़ का गेन है तो 1 ईयर में कितना होगा, तो 1 ईयर में 2,000 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। सो इट हैज़ टू बी 500 रुपीज़, राइट। अब ये 500 6,000 का कितना परसेंट होगा ये हम डेफिनेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ कि 500 जो है वो 6,000 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। सो इट इज़ 50/6, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 25/3% इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 25/3%। अब अगर हम ये देखें कि ये जो 525 है इसका 25/3% कितना होना चाहिए, तो 25/3% ऑफ 525 रुपीज़। तो हमको ये पता चलेगा कि 25/3%, तो परसेंट है ना, मतलब 100 से डिवाइड करना होगा एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ 525। वेरी इजी कैलकुलेशन। हम यहाँ पे 25 से 300 को कैंसिल कर देते हैं, 25 1 ज़ा 25, बचेगा 550, तो 25 6 ज़ा बचेगा 550, तो 25 2 ज़ा दैट विल बी 50 एंड ऑब्वियसली फिर 525/12 जो है वो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। और 525 और 12 ये दोनों भी 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, बचेगा 2, 22, 3 7 ज़ा, 3 5 ज़ा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 175/4 रुपीज़ 1 साल का इंटरेस्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना हो, तो 700 में से 525 माइनस किया तो 175 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो देखो 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है 175/4 और हमें चाहिए 175, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन्स 4 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आंसर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो रेशो 6,000 का 8,000 के साथ है, सेम टू सेम वही रेशो 525 का 700 के साथ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहाँ पे जो रेशो है 6,000 और 8,000 का वो 3:4 है, दिख रहा है। यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 175, और ये जो 525 है ये 175 का 3 टाइम्स है, 525 175 का 3 टाइम्स है, और ये जो 700 है ये 175 का 4 टाइम्स है। तो जब यहाँ पे 3:4 के रेशो में अमाउंट बढ़ने में 4 ईयर्स लगते हैं, तो यहाँ पर भी रेशो सेम है, मतलब 4 ईयर्स ही लगेंगे। तो ये हमारी शॉर्टकट टेक्निक भी क्वेश्चन में बन रही है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। 3 numbers A, B and C are such that A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B. The difference between A and B is what percent of C? तो very easily क्वेश्चन जो है वो नंबर्स को एज्यूम करके सॉल्व हो जाएगा। अगर A is 40% लेस देन B, तो आप B को इमीडिएटली एज्यूम कर सकते हो 100। A इससे 40% कम है, मतलब इसमें से 40 माइनस कर दो तो A मस्ट बी इक्वल टू 60। उसके बाद A और B का जो सम है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 100 + 60 160। फिर उन्होंने बोला कि C जो है
वो इस सम का 40% है, तो C इज इक्वल टू 40% ऑफ 160, तो आई एम श्योर दोनों जीरो तो कैंसिल हो गए, तो C हो जाएगा 64 एंड दैट्स इट। क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट आ गया कि द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो A एंड B के बीच का डिफरेंस कितना है 40, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ C, तो ये जो 40 है ये 64 का कितना परसेंट होना चाहिए, तो 8 का 5 टाइम्स, 8 का 8 टाइम्स, ये हो गया 500/8, दोनों को 4 से कैंसिल कर दो तो 125/2, 2 से डिवाइड करके देखो, सो दैट विल बी 62.5%। एंड ऑब्वियसली अगर आपको पहले से याद है कि 5/8 का मतलब ही 62.5% होता है तो कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर इन ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज़ को देखोगे ना तो ये बार बार सेम ही दिख रहे हैं, जैसे 4.53 माइनस 3.07, तो यहाँ पर भी यही नंबर है, यहाँ पर भी यही नंबर है, तो ये नंबर सेम है। सिमिलरली ये वाला नंबर भी हमें 3 जगह सेम दिखाई दे रहा है, ये नंबर भी हमें 3 जगह सेम ही दिखाई दे रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे नंबर को हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, राइट। उसके बाद फिर जब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी नंबर्स को वापस से यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैंने ये कहा कि इसको हमने मान लिया a, तो ये हो गया a का स्क्वायर, इसको ले लिया b, सो दिस विल बी b का स्क्वायर, इस नंबर को ले लिया c, सो दिस विल बी c का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो b है और c है, मतलब a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इंटू सी, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c इंटू a और c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू b। तो अगर मैंने इन सब का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया ABC। उसके बाद यहाँ पर ABC में से A मिसिंग है, तो A यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज A क्यूब। सिमिलरली यहाँ B मल्टीप्लाई हो जाएगा B क्यूब एंड दिस विल बी C क्यूब, राइट। अब देखो एक आइडेंटिटी है जो कि हम सब लोगों को याद होनी ही चाहिए कि जब भी A प्लस B प्लस C 0 होता है तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की जो वैल्यू है वो 3ABC के बराबर होती है, राइट। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि ABC का सम अगर 0 है तो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ A, B एंड C विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A, B एंड C, ठीक है। तो अब अगर हम ये बोलते हैं कि यार यहाँ पर ABC का सम 0 है क्या, तो ध्यान से देखो यहाँ पर A है 4.53 माइनस 3.07, B की वैल्यू है 3.07 माइनस 2.15 और C की वैल्यू है 2.15 माइनस 4.53, तो तीनों को ऐड करोगे तो 0 ही तो आएगा। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो इसका मतलब 0 ही आएगा। और यहाँ पर अगर ये 0 है तो इसका मतलब इन तीनों का जो सम है वो हो गया 3ABC। 3ABC डिवाइडेड बाय ABC मतलब आंसर हो गया 3, तो आंसर ऑप्शन डी has to be the correct answer. Okay, so let's move on and try to solve question number 4 now. So think about it, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 4 persons are chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. The chance that exactly 2 of them are children is, right? तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ मैन है 3, नंबर ऑफ वुमेन है 2, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 4। इसका मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई 3 + 2 + 4 9, राइट। अब मुझे कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, मुझे सिलेक्ट करने हैं 4 पर्सन्स, राइट। 4 पर्सन्स इसमें से चूज़ करने हैं, तो ऑब्वियसली वो 4 पर्सन जो हैं वो इस पूरे 9 के ग्रुप में से कोई से भी 4 लोग हो सकते हैं। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग अप 4 persons आउट ऑफ दीज 9 persons, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन लगा लेंगे 9C4। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी, चांस इस बात के पता करने हैं कि इसमें एग्जैक्टली 2 जो है वो होने चाहिए बच्चे। तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम 4 में से चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन हो, बाकी दोनों चिल्ड्रन ना हो। तो 2 लोगों के चिल्ड्रन होने की चांसेस कितने, मतलब वेज कितने होंगे 4C2। इन 4 में से कोई भी 2 बच्चे हमें पिक करना है और बाकी के जो 2 लोग हैं वो डेफिनेटली एट द सेम टाइम 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन लगेगा।
बाकी के जो 2 लोग हैं वो इन 5 में से होने चाहिए, तो इन 5 में से भी 2 लोग सिलेक्ट करना है, तो ये फेवरेबल हो गया। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 4C2 इंटू 5C2 डिवाइडेड बाय 9C4, राइट। ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। तो 4C2 का मतलब क्या होता है, 4/2 इंटू 3/1, ये हो गया 4C2। 5C2 का मतलब 5/2 इंटू 4/1। 9C4 है तो 9/4, 8/3, 7/2 एंड 6/1, राइट। तो ये हमारे सिंप्लीफिकेशंस हो गए। अब इसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर से कैंसिल होंगे, तो 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर हैं, तो वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। फिर तो कोई और डिनोमिनेटर बचा नहीं। चलो अब एक एक करके देखते हैं। तो 2 इंटू 3 6 से 6 कैंसिल हो गया। ऊपर अब हमारे पास देखो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं बच रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बच रहा, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 है, 9, 8 और 7 है। तो देन व्हाट वी कैन से इज कि यहाँ पे 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। उसके बाद और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो यहाँ पे 5 और 2 मतलब 5 इंटू 2 10 बचेगा। यहाँ पे 3 और 7, तो 3 इंटू 7 21 रह जाएगा। तो 10/21, आंसर ऑप्शन डी हैज़ टू बी दी करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स इट। नाउ वी जस्ट हैव अ लुक at the question number 5. Selling price of a glass is rupees 1965 and loss percent is 25%. If its selling price is 3013, then what will be the profit percent? ठीक है, तो देखो अगर लॉस 25% है तो 25% का मीनिंग होता है 1/4। इसका मतलब अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़ है तो जो लॉस है वो 1 रुपी का है और सेलिंग प्राइस जो है वो 3 रुपीज़ है। अब ये जो 3 रुपीज़ है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1965, तो मैं 1965 को 3 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि 3 6 ज़ा 18, बचा 116, 3 5 ज़ा 15, बचा 115, 3 5 ज़ा 15। तो ये 3 का 655 टाइम्स है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 650 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2, सो 20 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 22, एंड फिर कैरी 2 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 इज 26, है ना। तो 4 5 ज़ा 20, कैरी आया 2, 4 5 ज़ा 20 22, 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26, बिल्कुल करेक्ट है, 2620 हो गया। तो अब हमें ये पता चला कि कॉस्ट प्राइस तो 2620 है। अब अगर हम इसे 3013 में सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो 3013 में से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 2620 उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 9 माइनस 6 3, 393 का प्रॉफिट। तो 393 का प्रॉफिट होगा। हमारा कॉस्ट प्राइस है 2620 एंड मल्टीप्लाइड विथ 100, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो नाउ वी कैन से फॉर श्योर कि 262 तो 10% होगा ही, और 262 का आधा हो जाएगा 131 मतलब 5%। तो देखो ये होगा 10%, 262 इतनी वैल्यू, और ये होगा 5% दैट इज़ 131। दोनों को ऐड करके देखोगे तो एग्जैक्टली 393 आ जाएगा, मतलब 393 इस नंबर का 15% है। आंसर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, गेटिंग इट, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक्चुअली है तो ये भी बहुत सिंपल। हम सभी लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो जब दो चीज़ें स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं तो उनको तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो रूट ऑफ ए बी। तो अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये है 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, तो ये हमारा पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर हो जाएगा 2 माइनस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3। तो आप देखो ध्यान से, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस इस पूरे नंबर का स्क्वायर, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3
का भी रूट है और उसका भी स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस नंबर का स्क्वायर किया, यहाँ माइनस लगा है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब ये बचेगा 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। ठीक है, एंड यस अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि यार 4 में से तो 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, उसके बाद फिर यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, और फिर रूट के अंदर तो अभी भी सेम टर्म्स ही रहेंगे, और इस पूरे के ऊपर रूट तो अभी भी है। तो अब देखो ये जो नंबर आया 2 माइनस रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया है ना, a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, तो अब ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि यार एक ही रूट के अंदर वो लिखा हुआ है 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 3, ये हमारा a हो जाएगा, और ये हमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इतना मिल रहा है, सो दैट विल बी दी b, है ना। तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा, तो यहाँ पर भी लगा दिया, तो फिर से वही बात कि a का स्क्वायर मतलब 4, फिर माइनस लगेगा और इस b का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 प्लस रूट 3 रह जाएगा रूट के अंदर, एंड ऑब्वियसली 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 का रूट। अब ये 2 माइनस रूट 3 का रूट इस 2 प्लस रूट 3 के रूट का कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट हो गया तो फाइनल हमारा एक स्टेप और होगा कि 2 प्लस रूट 3 का रूट है, 2 माइनस रूट 3 का भी रूट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो फाइनली हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाता है, 4 माइनस 3 इज 1, और 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो विच मीन्स कि आंसर ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कुड हैव सिंप्लीफाइड इट। सर्च का क्वेश्चन है, ज़्यादातर आइडेंटिटी सर्च इंडाइसिस के क्वेश्चंस जिपैट में सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, सो जस्ट बी वेरी 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 कंफर्टेबल विद इट, बहुत स्कोरिंग एरिया ये होने वाला है। देन वी मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जिपमैट का एक क्लासिकल पैटर्न है जिसमें वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 देते हैं और मैचिंग करनी होती है। ईजी होता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, थोड़े बहुत लॉजिक लगा लोगे तो शायद टाइम बच सकता है। यहाँ पे लॉजिक क्या लग सकता है कि देखो 60% ऑफ 264 है ना, 60% ऑफ 264 यही है हमारे पास नंबर, है ना, और उन्होंने ये बोला है कि ये या तो 2 के बराबर या 3 के बराबर होगा, आंसर ऑप्शंस को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ तो मैं बहुत आसानी से समझ सकता हूँ कि 825.35 का 50% तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, 264 का 60% 264 से तो छोटा ही होगा, और यहाँ पे 825.35 का 50% तो डेफिनेटली 400 से भी बड़ा होगा, तो ये तो मैच नहीं होने वाला, तो ए का आंसर तो डेफिनेटली 3 ही होगा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि जब हम परसेंटेज और बेस की बात करते हैं तो अगर मैं बेस को डिवाइड कर दूं 4 से, है ना, बेस को डिवाइड कर दूं 4 से, तो 60% को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 15% हो जाएगा, और फिर जो हमारा बेस है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 का 4 टाइम्स होगा 800, और 64 का 4 टाइम्स आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा दैट कम्स आउट टू बी 256। तो 800 और 256 को ऐड करोगे तो 1056, तो ये दोनों तो बराबर होंगे ही होंगे, तो ए जो है वो डेफिनेटली 3 के बराबर है, राइट। अब देखो बाकी फिर जो बचे हुए हैं आंसर ऑप्शंस, उसमें से इजी क्या हो सकता है हमारे लिए। अब ये तो श्योर हो गया कि सी या डी में से ही आंसर है, और अगर सी और डी में से ही आंसर है तो ए तो 3 है, बी डेफिनेटली 4 है। अब हमें सिर्फ सी और डी को ही समझना है, राइट, सी और डी को ही हमें समझना है। सो देन व्हाट वी कैन से फॉर श्योर कि यार देखो सी में यहाँ पे परसेंटेज भी बड़ा है, बेस भी बड़ा है, तो एक बड़ा आंसर आना चाहिए। बड़ा नंबर हमें डेफिनेटली यहाँ मिल सकता है, बड़ा नंबर हमें यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है। एंड यस उसके बाद डी का लॉजिक लगाएं तो यस डी में भी बड़े बड़े नंबर्स हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन सा नंबर किसके साथ रिलेट हो रहा है। तो आई थिंक कोई एक कैलकुलेशन करके देख लेंगे तो चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। मेरे हिसाब से अगर मैं इसे एग्ज़ाम में कर रहा हूँ तो 550% ऑफ 250 निकालना मेरे लिए आसान होगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि 550%, तो 550% का मतलब होगा 550 अपॉन 100 इंटू 250, तो ये दोनों 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे।
25 5 जा 125, 25 5 जा 125 प्लस 12 137, तो 1375, राइट। अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन से जा सकते हैं कि डी सेकंड या फर्स्ट में से कुछ है। तो देखो ए 25.35 का 50% निकाला तो आधा हो जाएगा, तो इतना बड़ा तो नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली 1 ही होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब डी की वैल्यू 1 के साथ ज़रूर मैच करेगी, तो डी की वैल्यू 1 के साथ, तो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई शक है निकाल के देख लो, देखो 20% होता है 1/5, तो 6875 को 5 से डिवाइड ही तो करना है। 5 1 जा 5, बचेगा 118, 5 3 जा 15, बचेगा 3 37, 5 7 जा 35, बचेगा 2 25, 5 5 जा 25, तो एग्जैक्टली सेम नंबर आ जाएगा। एंड दैट्स इट, बस ऐसे ही टेक्निक लगाने पड़ते हैं, तभी फिर हम थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक। अब बाकी कैलकुलेशन करके देख लो तो बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएंगे। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। देखो ध्यान से, फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम 4 कॉर्नर्स एंड अ बॉक्स इज मेड, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, राइट। तो देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसी एक शीट है जिसमें एक साइड 20 है और दूसरी साइड 25 है, ठीक है, दिस इज हाउ द शीट इज। तो ये वाली जो लेंथ है ये पूरी 25 लेंथ है, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये 20 के बराबर है। तो अब अगर मैं इसमें हर कॉर्नर में से 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर देता हूँ, हर कॉर्नर में से 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो ये होगा कि देखो यहाँ से ये स्क्वायर कट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी ये स्क्वायर कट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से एक स्क्वायर कट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ से एक स्क्वायर कट हो गया 2, राइट। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये जो स्क्वायर कट हुआ है ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में से 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हर स्क्वायर की वजह से, मतलब टोटल तो 4 सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि हर स्क्वायर की वजह से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। तो 25 में से 2 और 2 माइनस किया, तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ बची वो बचेगी 21 के बराबर। एंड सिमिलरली इस 20 में से हमने 2 4 माइनस किया, तो यहाँ पे लेंथ बचेगी 16 के बराबर, ठीक है। अब करना क्या है, तो करना ये है कि ये जो हमारे पास कटा हुआ पार्ट बचा है इसमें यहाँ पर हमें बनानी है फोल्डिंग लाइंस, राइट। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ से इस शीट को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो जैसे ही इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे तो आपको बनता हुआ दिखाई देगा एक बॉक्स, राइट, ठीक है। कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका जो बेस है वो होगा 21 इंटू 16 का, 21 इंटू 16 का बेस होगा। फिर इसकी जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, और इस बॉक्स में आपको फिर ये जो दीवारें हैं ये दिखाई देने लगेंगी, राइट। तो इस तरीके का एक बॉक्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली बॉक्स है तो इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 21, ब्रेड्थ है 16 और हाइट हो जाएगी 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 21 इंटू 32, विच मीन्स यूनिट डिजिट आएगी 2। यूनिट डिजिट 2 सिर्फ एक ही आंसर ऑप्शन में है, सो 672 मस्ट बी द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर ऑप्शन बी, है ना। तो यूनिट डिजिट से आंसर ऑप्शंस जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन वी मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज, राइट। आई एम श्योर कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ये जानते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि 1 मैन कैन डू ओनली 1 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 डे, राइट। एक आदमी एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट का काम करता है, ठीक। सो इन दैट केस अगर 40 मैन काम कर रहे हैं तो हर आदमी एक एक यूनिट का काम करेगा, तो एक दिन में 40 यूनिट का वर्क होगा। 40 मैन मतलब 40 यूनिट का वर्क एक दिन में, और ये 48 डेज तक काम कर रहे हैं, मतलब टोटल वर्क है 40 इंटू 48 यूनिट्स का टोटल वर्क है। ये वर्क को हमने क्वान्टिफाई कर लिया। इसके बाद 64 मैन स्टार्टेड एंड डिड द सेम वर्क फॉर x डेज। तो इस वर्क को 64 मैन ने स्टार्ट किया, मतलब हर दिन 64 यूनिट का वर्क होना शुरू हो गया, और ये काम उन्होंने x डेज तक किया। तो x डेज में वर्क हो गया 64 इंटू एक्स। उसके बाद x डेज के बाद
32 मैन इंक्रीज्ड, मतलब 64 में 32 और ऐड हो गए तो 96 मैन हो गए। एंड सो द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 16 and 2/3 डेज। तो 16 and 2/3, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 इज 50। तो इन्होंने 50/3 डेज तक काम किया और काम खत्म हो गया, मतलब ये यूनिट से यूनिट मैच हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई एम श्योर कि हमें दिखाई देगा कि ये तीनों नंबर 16 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों नंबर 16 के मल्टीपल हैं। तो ये हो जाएगा 16 का 3 टाइम्स, 16 का 4 टाइम्स, 16 का 6 टाइम्स, राइट। मतलब मैं 16 को कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ 40 इंटू 3 मतलब 120 बचेगा। यहाँ पे 4x रहेगा, ये 3 से 2 टाइम्स हो गया तो ये हो जाएगा 100। इसका मतलब यहाँ पर बचा 20, यहाँ पे 4x, तो x की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी, विच मीन्स कि 64 मैन ने 5 डेज काम किया। तो आंसर ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट, राइट। ये जो कैंसिलेशन वाला पार्ट है ये दिखाई देना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर टाइम सेव कर पाएंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो आई एम श्योर कि कैलकुलेशन ट्रिक आपको समझ में आई होगी। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 and 4 and 5 when repetition of digits is not allowed, राइट। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी इजी हो गया। हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने और इवन नंबर्स होने चाहिए। मतलब पहला केस ये है कि 3 डिजिट नंबर की लास्ट डिजिट हम 2 ले सकते हैं, यूनिट्स प्लेस पे 2 इवन नंबर बनेगा। और या फिर हम लास्ट 3 डिजिट नंबर की जो थर्ड डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसे 4 ले सकते हैं। अगर हमने 2 लिया तो हमारे पास 4 डिजिट बच जाएंगे। इसका मतलब 4 में से कोई भी एक डिजिट फर्स्ट प्लेस पे आ सकती है, बाकी 3 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट सेकंड प्लेस पर आ सकती है, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे 12 नंबर्स बनेंगे। एंड सेम इज द केस ओवर हेयर कि यहाँ पर भी 12 नंबर्स बनेंगे। तो टोटल हमारे पास 12 + 12 24 नंबर्स होंगे। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. Let x be the least number which when divided by these numbers leave a remainder of 5 in each case, then the sum of the digits of x is, right. तो obviously हमें यहाँ पर LCM निकालना है और LCM में 5 ऐड कर देना है। LCM निकालने की टेक्निक क्या है? सबसे पहले ये देखो कि इनमें से किस नंबर में 2 की सबसे बड़ी पावर है। तो 8 में 2 की सबसे बड़ी पावर है, दैट इज 2 का क्यूब। फिर देखो 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है? तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब 3 की सबसे बड़ी पावर सिर्फ 1 ही है। उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। 5 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 5 × 4 5 × 7, तो 5 की पावर हमें सिर्फ 1 ही लेनी होगी। उसके बाद देखेंगे 7 की पावर, तो 7 तो यहाँ पर सिर्फ 28 में है, एक ही बार है। 7 × 4 इज 28 एंड दैट्स इट। बस अब 11 13 बाकी तो कोई प्राइम नंबर इसमें है नहीं, तो वी कैन से फॉर श्योर कि इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 2 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। 3 × 7 21, मतलब इनका एलसीएम हो गया 840, राइट। अब अगर ये एलसीएम है 840, तो 840 इन पांचों से पूरा डिवाइड होता है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसे हम इन पांचों में से किसी से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाए 5। तो 840 में 5 ऐड कर दो, सो दिस हैज़ टू बी 845। हमसे पूछा है कि इसके सम ऑफ द इसके डिजिट्स का सम कितना होगा, तो 8 + 4 12, 12 + 5 इज 17। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 12. A car owner buys petrol at the rate of rupees 17, 19, 20 per liter respectively for 3 consecutive years. Compute the average cost per liter if he spends rupees 6460 per year for the 3 consecutive years, right? तो आई थिंक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग आपको हर बुक में, हर जगह, मॉक्स में, सब जगह मिल जाएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि फर्स्ट ईयर में उसने 6460 रुपीज़ खर्च किए और 17 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदा, तो कितना पेट्रोल खरीदा? 7 3 ज़ा 51, बचेगा हमारे पास 13, 136, 17 8 ज़ा 136, मतलब उसने फर्स्ट ईयर में 380 लीटर पेट्रोल खरीदा। सेकेंड ईयर में 6460 रुपीज़ स्पेंड किए, 19 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से कितना पेट्रोल खरीद पाया? तो 19 3 ज़ा 57, बचेगा 7 76, 19 4 ज़ा 76, तो 340 लीटर। एंड सिमिलरली 6460 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे
तो 0 0 कैंसिल, दिस विल बी 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 323 लीटर। इसका मतलब उसने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, तो 6460 रुपीज़ हर साल खर्च किए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज दी टोटल एक्सपेंडिचर। उसने फिर टोटल क्वांटिटी पेट्रोल की कितनी बाय की, तो 380 लीटर इन दी फर्स्ट ईयर, 340 लीटर इन दी सेकेंड ईयर एंड 323 लीटर इन दी थर्ड ईयर, राइट। अब अगर इनको ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 + 4 6 + 8 14, कैरी आया 1, तो ये हो गया 1043। तो 1043 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 6460 इंटू 3 इतना अमाउंट खर्च हो गया है। अब ये 1043 जो है इट इज़ लाइक क्वाइट अनमैनेजेबल नंबर। आई डोंट थिंक ये किसी से डिवाइड हो रहा है ना। डिवाइड हो रहा है क्या, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो सकता है, यस राइट। तो क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, आई डोंट थिंक सो, है ना। ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके चलो ठीक है। एनीवे अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 3 6 ज़ा 18, कैरी आएगा 1, 3 4 ज़ा 12 + 1 13, 3 6 ज़ा 18, तो ये हो गया 19,380। तो अब अगर मुझे एवरेज प्राइस निकालना है तो 19,380 रुपीज़ खर्च हुए हैं 1403 लीटर पेट्रोल खरीदने में, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ी बहुत हेल्प आंसर ऑप्शंस की ले सकते हैं। 1043 ये जो नंबर्स हैं ये 18 19 के बहुत पास हैं। दो आंसर ऑप्शन में 18 दिख रहा है तो इसे 18 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1043 इंटू 18, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72 + 5 77, 18 1 ज़ा 18, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 19380 में से 18774 को माइनस किया तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर 6 है, राइट 6 है। 10 - 4 = 6, यहाँ पे बचा 7 में से 7 गया, यहाँ पे 3 है तो 13 में से 7 गया, फिर यहाँ तो 18 है तो 606। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब 19380 को 1043 से डिवाइड करोगे तो 18 टाइम्स तो पूरा डिवाइड होगा, लेकिन उसके बाद 606 रिमाइंडर बचेगा, 606 अपॉन 1043। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा लो कि 1043 को अगर मैं 1000 भी मानूं तो ये कितना होगा 60.6, मतलब जो आंसर है वो 18.6 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली 43 थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो 18.6 से थोड़ा सा कम आंसर होना चाहिए। 18.6 से थोड़ा कम, तो मतलब आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी कम हो गया है, सो इट शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन बी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या आता है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पार्क एंड अ स्क्वायर पार्क इज द सेम। अब फेंसिंग की कॉस्ट सेम क्यों है, क्योंकि इनकी पेरीमीटर बराबर है, फेंसिंग पेरीमीटर पे ही होती है ना। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि जो हमारा ट्रायंगुलर पार्क है उसकी पेरीमीटर और जो स्क्वायर पार्क है उसकी पेरीमीटर सेम है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क, तो देखो ट्रायंगुलर पार्क इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पार्क है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4a², और ये एरिया हमें दिया हुआ है 16√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो a² की वैल्यू 16 × 4 64, मतलब a की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो हमारा ट्राइंगल है उसकी पेरीमीटर होती है 3 टाइम्स दी साइड, और जो स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर होती है 4 टाइम्स दी साइड। तो अगर हमारी साइड 8 है तो यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगी 24, इसका मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो होगी 3 × 8 24/4, दैट विल बी 6। तो स्क्वायर की साइड डेफिनेटली 6 है। तो फिर क्या बोल रहे हैं वो, फिर हमसे बोल रहे हैं कि देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर पार्ट, राइट। तो देखो स्क्वायर की साइड अगर b होती है, ठीक है, तो उसका जो डायगोनल होता है वो हमेशा साइड का √2 टाइम्स होता है। तो अगर साइड 6 है तो डायगोनल होगा 6√2, 6 × √2, तो आंसर ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? देन वी मूव अहेड, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस, मतलब ए जो है उसके ट्रुथ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 75%, 75/100, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/4। तो अगर वो 4 में से 3 केसेस, 4 में से 3 केस में ट्रू बोलता है, ट्रुथ बोलता है,
तो कितनी बार ऐसा होगा कि वो ट्रुथ नहीं बोलेगा, ही विल लाई, राइट। तो ऑब्वियसली अगर 4 में से 3 केसेस में ट्रुथ बोलता है तो 4 में से एक केस में वो लाई भी करेगा। तो ये ए के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी, ये ए के ट्रुथ ना बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। सिमिलरली बी जो है, ही स्पीक्स ट्रुथ इन 80% केसेस, 80% का मतलब हुआ 4/5, मतलब आउट ऑफ एवरी 5 केसेस ही स्पीक्स ट्रुथ इन 4 ऑफ देम, विच डेफिनेटली मीन्स दैट 1 आउट ऑफ 5 केसेस ही लाइज, वो झूठ भी बोलता है। आउट ऑफ 5 केसेस इन 1 केस वो झूठ भी बोलता है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट, राइट। अब अगर वो सेम इंसिडेंट को नरेट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। तो डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि जब ए सच बोले तो बी सच ना बोले, क्योंकि अगर दोनों ने सच बोला तो फिर उनके नरेशन सेम हो जाएंगे, बट दे शुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, विच मीन्स नरेशन सेम नहीं होने चाहिए। एंड दूसरा केस ये बन सकता है, दूसरा केस है मतलब बीच में प्लस आएगा, या तो ये और या फिर ये। तो जब दो केसेस होते हैं जो एक साथ कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते तो उनकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा ऐड होती हैं। जो दो चीज़ें एक साथ होनी ही चाहिए उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरा केस यह है कि या तो ये हो सकता है कि ए सच नहीं बोल रहा और बी सच बोल रहा है, राइट। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। सिमिलरली ए लाइज, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4, बी स्पीकिंग ट्रूथ, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 3/20 प्लस 4/20 मतलब 7/20। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 7/20। अब इसको हम परसेंटेज में वापस चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 35%। 20 में से 7 केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मतलब 100 में से 35 केसेस में, तो 35% केसेस में दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। क्लियर? ओके, सो नाउ वी मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 15. After adding 5 to both numerator and denominator of the following fractions, arrange them in ascending order of the magnitude of change in their values. Right? तो देखो, अगर मैं एक एक करके जो वैल्यूज़ हैं उनको देखूं ध्यान से, तो हमारी जो वैल्यू है वो है 2/3। 2/3 को थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 2/3 ये हो जाएगा 0.66, राइट। अब उन्होंने कहा दोनों में 5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 7/8। 2 + 7 is 5, 2 + 5 is 7 and 3 + 5 is 8। 7 को 8 से डिवाइड करके देखो तो 1/8 होता है 0.125, 1 में से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 0.875, इतना होगा। मतलब 0.66 0.875 बन गया। इसका मतलब यहाँ पर जो चेंज है वो कितना हो रहा है, अगर मैं इसको भी 6 मान लूँ तो 15 में से 6 गया 9, बचेगा यहाँ 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है 0.209। इतना फ्रैक्शन में इतना इंक्रीमेंट है, इतने अमाउंट से फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट। सिमिलरली अब अगर हम आंसर ऑप्शन बी देखें तो जो हमारा 3/4 है दैट इज 0.75, और अगर हमने 3 में +8 किया +5 किया तो 8, 4 + 5 is 9, 1/9 होता है 0.111, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.888, राइट। विच मीन्स यहाँ पे चेंज कितना होगा, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1, मतलब यहाँ पर जो चेंज हुआ वो डेफिनेटली कम हो गया। इन दी सेम वे फिर अगर हम आंसर ऑप्शन जो हमारा नंबर सी है वो देखें तो 4/5 का मतलब होता है 0.8, 4 + 5 is 9, 5 + 5 is 10, तो ये हो गया 0.9। इसका मतलब यहाँ पर चेंज हो रहा है 0.1, मतलब जो चेंज है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट वेरी इजीली कि लास्ट वाले केस में चेंज 0.1 से भी छोटा हो जाएगा। चेक करने का मन है तो चेक करके देख लो, राइट। 5/6 तो हमें पता है कि 1/6 होता है 0.166, उतना माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.833, और अगर मैंने 5 में 5 ऐड किया तो 10, 6 में 5 ऐड किया तो 11, और यहाँ पे 10 को 11 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले पॉइंट लगाया, ये हो जाएगा 100,
11 का 9 टाइम्स 99, फिर 0, फिर 9, इतना आएगा। अब इन दोनों के बीच का चेंज निकालो तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 3 गया, सो 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7, यहाँ पर 8, तो ये चेंज तो और छोटा हो गया 0.073। मतलब चेंजेस लगातार कम हो रहे हैं और हमारा टास्क क्या है, हमें चेंज के अकॉर्डिंग उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन देयर वैल्यूज, राइट। जो चेंज हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इसका मतलब जहाँ सबसे कम चेंज है वो सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा चेंज है तो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बी है और सबसे ज़्यादा चेंज ए में हो रहा है, तो ऑर्डर होगा डी, देन सी, देन बी, देन ए, एंड दैट ऑर्डर इज गिवन इन आंसर ऑप्शन सी। तो आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, गॉट इट? So let's move ahead and try to solve question number 16 now. A plus B is equal to 2C, then the value of, तो देखो अब अगर आप इसको अलजेब्रा से सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पर यस काम ये कर सकते हो कि यार A या B की वैल्यू C में डिफाइन कर लो, फिर यहाँ पे पुट करो, पूरा सॉल्व करके देखो। लेट्स से मैंने अगर ये कहा कि A है 2C माइनस बी, तो यहाँ पे A की जगह रखो 2C माइनस बी, यहाँ पर भी 2C माइनस बी, और फिर इसे पूरा सॉल्व करके देखो, आंसर आ जाएगा। बट दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। एक आसान तरीका ये हो सकता है हमारे पास कि हम ABC के वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज एज्यूम कर लें ऐसे, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ये रिलेशनशिप होल्ड करना तो ज़रूरी है। तो इक्वल मत मानो, इक्वल लोगे तो A और C का डिफरेंस 0 हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अ डिफाइंड वैल्यू, तो आंसर आएगा नहीं। तो डोंट टेक इक्वल वैल्यूज। हम ये बोल सकते हैं कि चलो A को 1 ले लेते हैं, B जो है उसे ले लेते हैं 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 2C अगर 4 के बराबर है तो C की वैल्यू 2, और वो वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। A है 1, 1 माइनस C, उसके बाद यहाँ देखोगे तो B है 3, 3 एंड -2, उसके बाद 1 - 2 होता है -1, और यहाँ पे +1, तो 1/-1 इज -1 + 3 एंड दैट्स इट, आंसर इज 2। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत प्यारी टेक्निक, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन वी मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। रुपीज 11,550 हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन A, B एंड C सच दैट A gets 4/5 of what B gets, right? इसका मतलब ये हुआ कि अगर B को 5 रुपीज़ मिलेंगे तो A को कितने रुपीज़ मिलेंगे 4, right? And B gets 2/3 of what C gets. इसका मतलब अगर C को 3 रुपीज़ मिलेंगे तो B को 2। तो हमको ये पता है कि यहाँ पर ये रेशोज़ हैं, इन रेशोज़ को कंबाइन करना है, तो डेफिनेटली 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो। 5 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8, और फिर उसके बाद 2 में 5 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 5 × 3 हो जाएगा, मतलब दिस विल बी 15। तो इनका रेशो होगा 10:8:15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A को 8 रुपीज़ मिल रहे हैं तो B को मिलेंगे 10, ठीक है, क्योंकि A का अमाउंट B से 4/5 है, तो 10 का 4/5 कितना होगा 8 हो जाएगा, और C को मिलेंगे 15 रुपीज़, क्योंकि B का जो अमाउंट है वो C से 2/3 है, तो 15 का 2/3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये रेशो तो हमने बिल्कुल मैच कर लिया। अब उसके बाद इन तीनों का सम इन वैल्यूज़ के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो इन वैल्यूज़ के हिसाब से 15 + 8 23 + 10 इज 33। तो अगर 33 रुपीज़ डिवाइड होते तो इस तरीके से होते, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो है 11550। 33 का कितने टाइम्स है, राइट? तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 33 का कितने टाइम्स होगा, तो ऑब्वियसली 33 से डिवाइड करना पड़ेगा। 33 3 × 99, उसके बाद बचेगा 16 165, 33 का 5 टाइम्स 165, तो ये 350 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, राइट? अब पूछा ये है कि हाउ मच मोर डज C गेट इन कंपैरिजन टू A। तो देखो C को 15 और A को 8, इसका मतलब C और A का डिफरेंस निकाला तो 15 - 8 7 आ रहा है, 33 में 7 है, तो फिर 11550 में कितना होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 350 से। सो दिस विल बी 7 5 × 35, 7 3 × 21 + 3 इज 24, तो ये हो जाएगा 2450। आंसर ऑप्शन डी हैज़ टू बी दी करेक्ट आंसर, है ना?
So this is how we could have solved question number 17 very easily. Then we move ahead and try to solve question number 18. Again थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, इजी है लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों को देखना पड़ेगा वन बाय वन। सबसे पहले स्टेटमेंट ए को देखते हैं। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर -z, ये सब बराबर हैं। तो इसको सॉल्व करने की अपनी सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है कि हम ये मान लेते हैं कि ये सब k के बराबर है। तो यहाँ से पता चलता है कि 2 हो जाएगा k की पावर 1/x, 3 हो जाएगा k की पावर 1/y, और जो हमारा 6 है वो हो जाएगा k की पावर -1/z। फिर हम ये जानते हैं कि 2 × 3 = 6, मतलब k की पावर 1/x और k की पावर 1/y को मल्टीप्लाई करोगे तो k की पावर -1/z आएगा, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर 1/x + 1/y = k की पावर -1/z। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बेस k है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि 1/x और 1/y का सम -1/z होगा, विच मीन्स 1/x 1/y और 1/z का सम 0 आ जाएगा। और यही तो वो भी कह रहे हैं, मतलब ये तो ट्रू हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास b है, चलो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 243 होता है 3 की पावर 5, सो दिस विल बी 3 की पावर 5, ठीक है, यही होता है। 3 3 = 9, 9 3 = 27, × 3 81, × 3 243। उसके ऊपर पावर लगी है 0.16, राइट। 9 होता है 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर लगी है 0.1। तो इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होगी तो 16 5 हो जाएगा 80, मतलब ये आ जाएगा 0.8, और 2 × 0.1 सो दैट विल बी 0.2। दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3 के ऊपर दोनों पावर्स ऐड कर दो तो 1, मतलब इसका आंसर 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया है 0.3, मतलब ये करेक्ट नहीं है। दिस इज डेफिनेटली अ फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद फिर अपन स्टेटमेंट सी को चेक करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सी को ऑब्वियसली यहाँ p की वैल्यू तो है नहीं, तो इससे ही चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 0.00239 और 0.000715 इनको ऐड करूं तो यहाँ 5, 9 + 1 10, कैरी आया 1, 7 + 3 10 + 1 11, फिर कैरी आया 1, तो ये हो गया हमारा नंबर 0.003105, ठीक है, 0.003105, ठीक। अब देखो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं 3.105 में 10 की पावर p मल्टीप्लाई करूँ और ये नंबर आ जाए, ठीक है, किसमें 3.105 में, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट राइट में मूव करे, कितने प्लेसेस 3, और अगर ये 3 प्लेसेस मूव करेगा राइट में तो इस तरफ से सोचोगे तो लेफ्ट में 3 प्लेस जाना है, और लेफ्ट में पॉइंट को मूव करवाना है, मतलब माइनस की पावर आएगी, और कितना माइनस, कितने पॉइंट्स लेफ्ट में जाना है 3, तो मतलब यहाँ पे पावर आएगी -3। एंड डेफिनेटली उन्होंने भी यही कहा है कि p की वैल्यू -3 है, तो वी एग्री विद इट, विच मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब ए और सी, बी गलत है, तो ए एंड सी ओनली, आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एज आई सेड कि जिपमैट में कुछ क्वेश्चन सिर्फ टाइम किलिंग होते हैं, मतलब टाइम लग जाएगा, बाकी होता तो लगभग इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ देम इज आर करेक्ट। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज डबल्ड। तो हमें पता है कि सिलेंडर के केस में जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh, ठीक। तो अब अगर बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, 2πr कांस्टेंट है, तो कर्व सरफेस एरिया सीधे h पे ही तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हाइट को डबल किया तो कर्व सरफेस एरिया भी डबल होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट बी को देखें तो इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल सॉलिड इज डबल्ड, इट्स टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 4-fold। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है, हेमिस्फीयर का, तो वो होता है 3πr², ठीक।
अब देखो यहाँ पर बोला रेडियस को डबल करेंगे, तो रेडियस को डबल करो, आर की जगह 2r रखोगे तो पूरे 2r का स्क्वायर होगा, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इट्स टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 4 फोल्ड, मतलब ये भी सही बात है क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो r को डबल किया तो इफेक्ट तो स्क्वायर वाला आएगा, मतलब जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, एंड दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। 4 फोल्ड का मतलब 4 टाइम्स, ठीक। उसके बाद सी देखो, सी है इफ अ हेमिस्फीयर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स देन द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज 2:1। तो चलो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हमें सबसे पहले देखना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एंड देन वी हैव टू लुक एट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। उन्होंने हमसे ये बोला कि दोनों के बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं और हाइट्स भी इक्वल हैं। बेसिस इक्वल होने का मतलब ये है कि बेस की रेडियस सेम है और दोनों की हाइट सेम है, तो ऑब्वियसली हेमिस्फीयर की हाइट तो रेडियस के बराबर ही होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं यहाँ पर हेमिस्फीयर बनाऊंगा तो इस हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो तो इसकी रेडियस के बराबर ही होगी ना, तो इसका मतलब जो हमारा कोन है उसकी हाइट भी r ही है। तो अगर कोन की हाइट r है, कोन की हाइट r के बराबर है, रेडियस के बराबर, और रेडियस भी r है, तो r और r है तो ये जो स्लांट हाइट बनेगी ये डेफिनेटली r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, मतलब ये हो जाएगी √2r के बराबर, ठीक है। अब देखो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, सिर्फ ऊपर की सरफेस, नीचे का बेस मिलाते हैं तब टोटल सरफेस एरिया 3πr स्क्वायर आता है। और जो हमारा कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, राइट। सॉल्व करके देखते हैं, तो सबसे पहले तो पाई से पाई काट दो, ठीक है, एक r से एक r कट जाएगा तो बचेगा 2r, और ये जो l है ना, एक r से एक r कट जाएगा बचेगा 2r, ये जो l है ये l है √2r के बराबर, इसका मतलब r से r कैंसिल हुआ, तो ये रेशो 2:1 नहीं √2:1 होना चाहिए। तो ये 2:1 तो गलत दिया हुआ है, इट कैन नॉट बी 2:1, इट हैज़ टू बी √2:1, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक, and that is why we will say that only A and B are true, answer option C is the correct answer. Okay, so let's move ahead and try to solve question number 20 now. A solid brass sphere of radius 21 centimeter is converted into a right circular cylinder rod of length 28 centimeter. तो हमें पता है जब इस तरीके का कन्वर्जन होता है तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा दैट हैज़ टू बी दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। हम स्फीयर को सिलेंडर में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3 और जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होता है πr²h। यहाँ पे कैपिटल R ले लेते हैं क्योंकि दोनों की रेडियस तो अलग अलग होगी। तो एक सॉलिड ब्रास का स्फीयर है जिसकी रेडियस है 21। अच्छा, यहाँ पाई से पाई कट गया। अगर इसकी रेडियस 21 है तो इसके वॉल्यूम में आ जाएगा 21 का क्यूब, मतलब 21 into 21 into 21, right, converted into a right circular cylindrical rod of length 28 centimeter। तो यहाँ पे r स्क्वायर तो नहीं पता, लेकिन ये जो h है ये 21 है, that is also given। The ratio of total surface areas of the rod to sphere is, ठीक है। तो सबसे पहले तो r निकाल लेते हैं। आई एम श्योर कि ये 3, अच्छा ये 21 से ये 21 कैंसिल हो गया, एंड r स्क्वायर, ओके। A solid brass sphere of radius 21 centimeter, sphere का volume 4/3πr3 is converted into a right circular cylindrical rod of length 28 centimeter। ओके, ये 21 नहीं है, ये 28 है। ओके, चलो 28 है यहाँ पर, सो वी कैन से फॉर श्योर कि ये होगा 7 into 3, ये होगा 7 into 4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये 3 से ये 3 हो गया कैंसिल, तो r स्क्वायर बचा 21 into 21, मतलब r की वैल्यू आ जाएगी 21, करेक्ट है, बिल्कुल सही। अब उन्होंने बोला है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द रॉड टू स्फीयर इज, ठीक है। तो रॉड है सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक, विच मीन्स इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, राइट। आई एम श्योर आपको याद होगा
कि ये होता है हमारा पाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें से अगर हम 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है एच प्लस आर, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जो सिलेंडर है उसमें हमने कैपिटल आर का यूज़ किया है, तो ये रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज़ रखते हैं, तो जो सिलेंडर है उसकी रेडियस आ रही है 21, सिलेंडर की हाइट है 28 प्लस 21, यहाँ पर जो रेडियस है वो हमें दी हुई थी 21 के बराबर, है ना। सो दैट हैज़ टू बी 21, दोनों की रेडियस तो 21 ही आ रही है। एंड ऑब्वियसली ये 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 49:1। अच्छा ठीक है, तो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, द रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द रॉड टू स्फीयर इज, है ना, ऑफ द रॉड टू स्फीयर इज, ओके सही है। यहाँ पे r का स्क्वायर मतलब 21 दो बार आएगा, और 21 दो बार आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी 49 को एक बार 21 से और डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों 7 से डिवाइड होंगे, 7 7 जा 7 3 जा, तो ये रेशो होगा 7:3, मीन्स आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3D मेंसुरेशन में हमेशा याद रखो कि फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, बस यही दो चीज़ें हैं। फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशंस एकदम करेक्ट होने चाहिए। टाइम प्रेशर में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, बट यस राइट, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द आंसर ऑप्शंस एंड ऑलवेज थिंक अबाउट गेटिंग द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 आता है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड। स्पेशली ये क्वेश्चन तो मीडियन का है, तो उन्होंने बोला कि x बी दी मीडियन ऑफ दिस डेटा, राइट। तो अब इस डेटा में अगर हम सबसे छोटी वैल्यू देखें सो दैट इज 8, है ना। अब ये मीडियन के क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ बहुत आराम से देखने हैं, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि एक वैल्यू भी मिस की तो पूरा आंसर बदल जाएगा मीडियन का। तो 8 9, उसके बाद 10 नहीं दिख रहा है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 है दो बार, तो दो बार हमारे पास 13 है यहाँ पर, ठीक है, 13 दो ही बार है। उसके बाद देखेंगे 14, तो 14 है 1 2 3 4, 4 बार 14 है, ओके गुड गुड गुड। तो मेरे ख्याल से ये 14 भी हम हटा सकते हैं डेटा में से। उसके बाद 15 एक बार है, 15 दो बार, 15 तीन बार, तो 15 भी हमारे पास 3 बार है, तो डेफिनेटली ये 15 सारे हट गए। उसके बाद 16 एक बार, 16 दो बार, तो दो बार 16 है, और उसके बाद देखते हैं दो बार 16 है तो दो बार यहाँ पे 17 भी है, एंड आई थिंक दैट्स इट, राइट। ये हमारे ऑब्जर्वेशन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ लिख लिए। मीडियन का मतलब होता है एकदम सेंट्रल वैल्यू। अगर 15 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 15 + 1/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन हमारी सेंट्रल वैल्यू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन क्या है 14। तो एज ऑफ नाउ इस डेटा की जो मीडियन है वो क्या है, तो मीडियन है 14, ठीक। अब उन्होंने हमसे ये कहा कि 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 18। अगर मैं इस 8 को हटा के इसकी जगह 18 लिख दूँ तो ऑब्वियसली 18 तो उधर चला जाएगा, 18 उधर चला जाएगा, मतलब सबसे छोटा नंबर 9, उसके बाद दो बार 13 होगा, फिर 4 बार 14 होगा, उसके बाद आ जाएगा 15, एंड यू विल रियलाइज़ कि अब जो हमारी मिडिल वैल्यू है वो 14 नहीं है, अब जो हमारी मिडिल वैल्यू है वो हो जाएगी 15, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक बड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ गया, लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा ऑब्जर्वेशन माइनस हो गया, तो अब सेंट्रल वैल्यू हो गई 15। इसका मतलब अब जो हमारी मीडियन है वो हो जाएगी 15। तो अब उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने ये बोला है कि ये जो पहली वाली मीडियन थी ये है x और दूसरी वाली मीडियन है y, तो देन दी सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, तो अब x और y का सम कितना होगा, तो 14 और 15 को ऐड कर दो, इट हैज़ टू बी 29। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन ही आते हैं स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादातर। चलो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22। अमित एंड आलोक अटेम्प्टेड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Amit made a mistake in writing down the constant term and ended up with roots 4, 3। तो हम ये जानते हैं
कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा तो इक्वेशन क्या होती है ना, इससे क्या इक्वेशन बनती है, तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनती है। तो आई एम श्योर कि अगर हमारा जो अमित है राइट उसने रूट निकाले हैं 4,3, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अमित के केस में जो रूट उसे मिले हैं 4,3, तो हम वापस से उसकी इक्वेशन को बना के देखते हैं कि उसने किस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, उसने जो भी किया है सब गलत है, लेकिन कौन सी इक्वेशन थी वो देखते हैं। तो 4 और 3 अल्फा बीटा के प्लेस पर रख दो तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 12। तो अमित ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। जबकि हमारे पास जो दूसरा पर्सन है आलोक, उसके जो रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, तो आलोक के रूट्स आ रहे हैं 3,2। तो इसने किस इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, तो इसने भी एक्स स्क्वायर 3 + 2 5x और 3 2 6 इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं अमित मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन दी कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब अमित की जो इक्वेशन है उसमें ये कांस्टेंट टर्म रॉन्ग है, हटा दो, ये सही नहीं है। ठीक है, एंड सिमिलरली आलोक मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये वाली टर्म आलोक की रॉन्ग है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों टर्म अमित की सही है और ये दोनों टर्म्स आलोक की सही है, विच मीन्स कि जो हमारी करेक्ट इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 6 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सोचो तो ये जो 7 है इसको हम लिख सकते हैं 6 + 1 और ये जो 6 है इसको भी हम लिख सकते हैं 6 × 1। इसका मतलब जो रूट्स राइट होंगे, करेक्ट रूट होंगे वो होंगे 6 और 1 एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। सो करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन आर 6 and 1। ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। The ratio of copper to zinc in alloys A and B are 3:4 and 5:9 respectively. If A and B are taken in the ratio 2:3 and melted to form new alloy C, then the ratio of copper to zinc in C is, right? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कॉपर एंड जिंक का रेशो तो ये होगा 3:4। यहाँ पर कॉपर और जिंक का रेशो तो ये मेरा एलॉय नंबर 1 है, ये एलॉय नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा इनको नाम दिए हुए हैं इन्होंने, फर्स्ट एलॉय का नाम है A, सेकंड एलॉय का है B और थर्ड एलॉय बन रहा है C। सेकंड एलॉय में जो हमारा रेशो है वो है 5:9। ठीक है, अब देखो वो हमसे ये कह रहे हैं कि ये जो एलॉयज हैं इनको हमें किस रेशो में मिक्स करना है। हमें इनको इस रेशो में मिक्स करना है कि यहाँ से अगर हम 2 पार्ट्स लेते हैं तो यहाँ से 3 पार्ट लेने, मतलब यहाँ से अगर 2 लीटर लिया तो यहाँ से 3 लीटर लेना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 और 4 का सम होता है 7, 5 और 9 का सम होता है 14। ठीक है, तो ये 7 है, ये 14 है, तो आप तो 14 का मल्टीपल ले लो। मतलब आप ये सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर 14 × 2 28 लीटर लिया तो क्या होगा, और यहाँ पे 3 × 14 मतलब 42 लीटर लिया तो क्या होगा। ठीक है, सो वी कैन ईजीली थिंक अबाउट इट, बहुत ईजीली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। देखो अगर ये 7 होता है ना, अगर दोनों का सम 3 और 4 का सम 7 है तो 7 लीटर में कॉपर 3 है और 7 लीटर में जिंक 4 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 7 का × 4 कर रहे हो। अच्छा मैं लीटर क्यों बोल रहा हूँ, इट हैज़ टू बी kg, है ना। तो 7 kg में कॉपर होता 3 kg और जिंक होता 4 kg। तो अगर मैंने 28 kg लिया मतलब 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 × 4 मतलब कॉपर कितना हो गया 12 और 4 × 4 जिंक कितना हो गया 16। सिमिलरली अगर ये 42 है तो 5 + 9 कितना है 14। 14 kg में 5 और 9 है तो 14 × 3 42 है, इसका मतलब 5 × 3 15 और 9 × 3 27। तो विच मीन्स कि जब हम यहाँ से 28 kg लेंगे तो उसमें कॉपर आ जाएगा 12 kg, यहाँ से 42 kg लेंगे तो यहाँ से कॉपर आ जाएगा 15, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 15 मिलके कितना हो जाएगा 27। सिमिलरली ये 16 और ये 27 जो है 6 + 7 13, कैरी आया 1 तो ये हो जाएगा 43। इसका मतलब जो नया एलॉय बनेगा उसमें कॉपर होगा 27 kg और जिंक होगा 43 kg, तो रेशो हो जाएगा 27:43। दैट्स इट, राइट। इसी तरीके से आंसर आ जाएगा, सबसे आसान मेथड है। बाकी चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, बट ऑब्वियसली जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि नंबर्स को यूज़ करो।
जो यहाँ से और यहाँ से क्वांटिटी लेनी है उसका रेशो 2:3 बना लो एंड दैट्स इट, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 24, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, राइट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में फिर से हम रूल लगा सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, राइट, अगर यहाँ पर हम देखें तो टेन थीटा निकालना बहुत आसान होगा। सो व्हाट डू वी डू इज कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैंने सेक स्क्वायर थीटा क्यों लिया है तो वो अभी अपने को आसानी से पता चलेगा। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो पता है। इसका मतलब जो हमारा 2 साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू है 2। अगर टेन थीटा 2 है तो टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, सो दैट विल बी 4। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 मतलब 5। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया 5। यहाँ पर 5 रख देते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 2 अपॉन 5, 5 में से 2 गया सो दैट विल बी 3/5 एंड दैट्स इट। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, अदरवाइज है तो ये भी बहुत इजी। जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो उनके इंटीजर पार्ट्स को हमेशा अलग से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हमें 9 9 9 6 टाइम्स ऐड करना है, और उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट को अलग से ऐड कर लो तो 1/7 2/7 3/7 4/7। गड़बड़ नहीं करना, अगर आपने सारे मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके सिंपल फ्रैक्शन बनाने की कोशिश की, वल्गर फ्रैक्शन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। बट इफ़ यू जस्ट अप्लाई दिस वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल टेक्निक तो आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 6 9 54, 6 9 54 प्लस 5 इज 59, 6 9 54, 54 प्लस 5 इज 59, तो ये हो जाएगा 5994। देखो इन सब में तो 7 है तो ऊपर 1 से 6 तक का सम आता है 21/7, तो ये हो जाएगा 3, तो 5994 में 3 ऐड होगा तो 5997 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे अगर ध्यान से देखो तो इसका आंसर ऑप्शंस में भी छुपा हुआ है। ये बात तो आपको समझ में आई कि सब में 999 है, और अगर 6 बार 999 लोगे तो 5994, मतलब आंसर डेफिनेटली इससे बड़ा आएगा, छोटा तो नहीं आ सकता, और इससे बड़ी सिर्फ एक ही वैल्यू हमें दी हुई है, सो दैट हैज़ टू बी दी करेक्ट आंसर, है ना। तो आंसर ऑप्शन से भी क्वेश्चन इजीली क्रैक हो रहा है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 26। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज ₹200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो जो ए का कॉस्ट प्राइस है वो बी के कॉस्ट प्राइस से 200 रुपीज़ ज़्यादा है, तो बी का कॉस्ट प्राइस x है तो ए का हो जाएगा x + 200। आर्टिकल ए वॉज सोल्ड एट 10% लॉस, तो यहाँ पे 10% का लॉस है, राइट, एंड आर्टिकल बी वॉज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स इज 4%, सो देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन सब का जो दोनों आर्टिकल है इनका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ 2x + 200,
और टोटल इन टोटल इस कॉस्ट प्राइस का 4% तो हमारा प्रॉफिट है ही। तो अगर मैं x प्लस 200 का 10% निकालूंगा तो x का 10% होगा 0.1x, 200 का 10% होगा दैट विल बी 20। इतना तो हो रहा है लॉस, राइट। 25% ऑफ x मतलब ये हो जाएगा x बाय 4 दैट इज 0.25% है ना, तो 0.25x हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। और उसके बाद यहाँ पे 4% है तो मतलब 0.04, तो 2 का 4% या चलो ऐसे लिख लो 0.04 इंटू 2x प्लस 200, ठीक है। चलो अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, ये माइनस होगा तो 0.25 में से 0.1 को हटा दो तो बचेगा 0.15x, यहाँ पे -20 आ जाएगा। ऑन दी अदर साइड इट विल बी 0.08x प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 0 से पॉइंट गया तो ये बचा 8, ठीक है। अब ये 20 प्लस 8 दिस विल बी 28 और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 में से 8 माइनस किया तो 0.07x आया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 28 अपॉन 0.07, पॉइंट हटाया तो 2 0 आ गए मतलब x इज 400। तो हमें ये पता चला कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, तो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस आया 400 रुपीज़, आंसर ऑप्शन बी। ये मैंने आपको पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस बता दिया, ठीक है। अब इसमें ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ऑल्टरनेटिव्स ये हैं कि भाई हम या तो आंसर ऑप्शन का यूज़ कर लें। ज़्यादातर मैंने आपको ये बताया हुआ है, जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड की है तो उनको ये बात पता भी है कि जब हम आंसर ऑप्शन चेक करते हैं तो कभी भी सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट नहीं करते, बीच के वैल्यूज से ही स्टार्ट करोगे। तो बीच के वैल्यूज में छोटी वैल्यू है 400, तो मान लो कि बी का कॉस्ट प्राइस है 400, तो ए का कितना होगा, तो ए का होगा 600, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000। 400 के ऊपर 25% का प्रॉफिट मतलब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, 600 पे 10% का लॉस मतलब 60 का लॉस, तो 100 में से 60 गया 40 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो 1000 का 40 कितना होता है 4%, और वही तो चाहिए, मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका ये है। तीसरा तरीका यहाँ एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन का मतलब कि एक आर्टिकल पे 10% का लॉस है, एक आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट है, लेकिन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है 4% का प्रॉफिट। तो 25 में से 4 माइनस किया तो 21, 4 में से -10 को माइनस करना है ना। देखो एक तरफ 25 में से 4 माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ 4 में से -10 होगा, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 14, मतलब रेशो होगा 3:2, राइट। इसका मतलब अगर ए का प्राइस 3 है तो बी का प्राइस 2 है, और दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस है 1, लेकिन ये डिफरेंस तो 200 है, तो अगर ये डिफरेंस 200 है तो सारी वैल्यूज 200 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो दिस विल बी 400, दिस विल बी 600, तो बी का प्राइस 400 होगा। सो दैट इज एलिगेशन मेथड, थर्ड वे हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आई एम श्योर कि इनमें से कोई सा भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो वेरी गुड। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या पता चलेगा कि x³ प्लस y³ गिवन है, x प्लस वाई गिवन है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 निकालना है। अगेन एल्जेब्रा के थ्रू जाओगे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग अप्रोच, राइट। एक आसान तरीका ये है कि दो क्यूब जो कि 468 का जिनका सम आ जाए और x और y का सम 12, ऐसे नंबर्स हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट कर लो। तो जब हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो यही सोचोगे ना कि 468 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, तो 468 से छोटा परफेक्ट क्यूब होता है 343। 468 में 343 माइनस करो तो ये हो जाएगा 125, इन दोनों का सम होता है 468, राइट। तो बेसिकली 343 है 7 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब, और दोनों का सम है 468, और फॉर्चुनेटली 7 और 5 का सम भी 12 है, तो हमें मिल गए नंबर। हमें नंबर अगर मिल गए तो अब हमें सिर्फ 7 की पावर 4 और 5 की पावर 4 का सम निकालना है। 7 की पावर 4 देखो क्यूब तो दिख ही रहा है, इसी में 7 मल्टीप्लाई कर दो तो 2401, क्यूब दिख रहा है, इसी में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 625। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सम जो है वो होगा 3026, एंड दैट्स इट। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बिल्कुल हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। अगर ये लग गया तो बेस्ट है, बट अगर ये नहीं लग रहा तो इसको अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो हमें ये पता है बच्चों कि हमारा जो अलजेब्रा है वो ये कहता है कि जब हम x प्लस वाई का क्यूब करते हैं, x प्लस वाई का क्यूब, तो वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर। ये आइडेंटिटी होती है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, तो 12 का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमें दिया हुआ है 468। यहाँ पे एक्स वाई तो नहीं पता, लेकिन x प्लस वाई का जो सम है वो वापस से 12 हो गया। तो हमें ये पता चलेगा कि 12 का क्यूब होता है 1728, उसमें से 468 माइनस होगा एंड दैट विल बी 36 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 8 गया, 12 में से 6 गया, 16 में से 4 गया, यहाँ पर हो जाएगा 36 एक्स वाई। 36 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आता है, 36 3 ज़ा 108, बचेगा 18, 180, तो 36 5 ज़ा, मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट आ गया 35। अब उसके बाद हम ये पता कर सकते हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। तो डेफिनेटली x प्लस वाई है 12, 12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई है 35, 35 का डबल हो जाएगा 70, मतलब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। कितनी वैल्यू मिल जाएगी, तो 144 में से 70 माइनस करोगे तो बचेगा 74, तो ये हो जाएगा 74, ठीक है। अब इसके बाद इसका भी स्क्वायर करो, इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 2xy का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 74 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 74 होता है 50 प्लस 24, तो 25 प्लस 24 इज 49, 24 का स्क्वायर 576, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 5476 के बराबर। और फिर यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू वापस से रखनी पड़ेगी, दैट इज 35, 35 का स्क्वायर एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट इट, तो आंसर आ जाएगा। बट एज आई सेड कि ये होने वाली है बड़ी लंबी अप्रोच, ये हमारी बिल्कुल मजबूरी वाली अप्रोच है, जब कुछ ना बचे तब, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत जल्दी सॉल्व हो ही रहा है। क्लियर, चलिए देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, P's income is rupees 140 more than Q's income and R's income is rupees 80 more than S's income. If the ratio of P's and R's incomes is 2:3 and the ratio of Q's and S income is 1:2, then the incomes of P, Q, R and S are respectively. ठीक है, तो देखिए मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ कि भाई क्वेश्चन तो मैं 15 तरीके से सॉल्व कर लूँ, लेकिन ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन का जो सिर्फ आंसर ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। अगर उन्होंने हमसे ये बोला है कि P की इनकम Q की इनकम से 140 ज़्यादा है, सबसे पहले आंसर ऑप्शन चेक करो, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो 260 120, क्या 140 ज़्यादा है? यस, ठीक है। ये भी 140, ये भी 140 और ये भी 140, ये वाली प्रॉपर्टी ठीक है। उसके बाद R की इनकम S की इनकम से 80 ज़्यादा है, तो इन दोनों में 80 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो डिफरेंस के हिसाब से तो सब सही। अब उन्होंने ये बोला कि P और R की इनकम का रेशो है 2:3, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ का रेशो 2:3 होना चाहिए। तो अब ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये रॉन्ग है, ठीक है। इन दोनों का रेशो 2:3, तो ये भी रॉन्ग है। ये 400 600 2:3 का रेशो है, ये भी 2:3 का रेशो है, मतलब ये दोनों आंसर ऑप्शन बचे। फिर Q और S का रेशो 1:2, तो देखो 260 520 1:2 है, बिल्कुल सही। 180 360 ये भी 1:2 है, ये भी हमें सही लग रहा है, राइट, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि यहाँ पर फिर गड़बड़ क्या है ना, तो 400 और 260, 400 और 260 में 140, अच्छा ठीक है। 1:2 का रेशो यहाँ पर होना चाहिए। P और R की इनकम का रेशो जो है वो हमें 2:3 चाहिए, 2:3 चाहिए। Q और S की इनकम का जो रेशो है वो हमें 1:2 चाहिए, ओके, ये भी सही है। उसके बाद उन्होंने बोला कि P की इनकम Q की इनकम से 140 ज़्यादा होगी, ओके, ठीक है, ये भी सही है। एंड R की इनकम S की इनकम से 80 रुपीज़ ज़्यादा होगी, ओके। 18 14, सो दैट विल बी 320, 600 में से 80 गया 520,
ओके अच्छा ठीक है ना, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ गड़बड़ की है। 360 और 480 का डिफरेंस तो 80 है ही नहीं, है ना, यहाँ पे 80 का डिफरेंस थोड़ी है, ये तो ज़्यादा ही हो गया। 360 और 480 है तो ये तो हो गया 120 का डिफरेंस, तो ये गलत हो गया, है ना। तो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आप इसको इक्वेशन वगैरह बना के तो कर सकते हो। आप ये बोलोगे कि P और R की इनकम जो है उसका रेशो है 2:3, तो यहाँ पे P Q R S लिखा, तो ये अगर 2:3 है तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, राइट। उसके बाद Q और S की इनकम का रेशो 1:2 है, तो ये y और ये 2y। फिर उन्होंने बोला कि P की इनकम Q की इनकम से 140 ज़्यादा है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 140। R की इनकम S की इनकम से 80 ज़्यादा है, तो R की इनकम इज़ 3x, S की इनकम इज़ 2y और इनमें डिफरेंस है 80। इसको सॉल्व कर लो, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगेन थोड़ी सी लेंथी मेथड हो जाएगी। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1.5 years इज ₹183। when the interest is compounded semi annually then the sum of money is, right, sum of money is। देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरी जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली, मतलब हर 6 मंथ्स में कंपाउंडिंग होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एनीवे आधा हो जाएगा। हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट, अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, 10% पर एनम, तो सेमी एनुअल तो डेफिनेटली 5% होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5% के हिसाब से 1.5 years मतलब 18 मंथ्स, तो 3 बार कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में तो हर 6 मंथ्स में 5%, मतलब कुल मिलाकर ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा हम 3 years में SICI निकालते हैं, 3 years में SICI का डिफरेंस निकालते हैं। बस इसमें सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा ले लेना है, तो 6 मंथ्स के 3 पीरियड हो जाएंगे। तो 3 मंथ्स के लिए CI और SI का जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है। यहाँ पे हम 3 years ना लिखते हुए 3 periods ऑफ 6 मंथ्स ईच की बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू R²/100² मल्टीप्लाइड विथ 3 + R/100, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि ये जो डिफरेंस है ये तो 183 के बराबर है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, लेकिन R हमें 10 नहीं 5 लेना है, क्योंकि हम 3 पीरियड्स 6 मंथ्स ईच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5/100, ठीक है। तो बेसिकली दिस विल बी हाउ मच, है ना। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 से 100 का स्क्वायर, तो 100 को कैंसिल किया 4, तो ये हो जाएगा P/400। यहाँ पे 5/100 है मतलब 1/20, 20 × 3 60 + 1, सो दिस विल बी 61/20, और ये है 183, तो ये हो जाएगा 61 का 3 टाइम्स, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 और 3 0 है ही, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो होगा 24,000। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव डन इट। क्लियर, चलिए वेरी गुड। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30 नाउ। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. They all change simultaneously. When will they change again simultaneously? ठीक है, तो अगेन हमें यहाँ पर LCM ही तो निकालना है। LCM के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि 2, 3, 5, 7 इन सबकी मैक्सिमम पावर देखो, तो 48 जो है वो होता है 16 × 3, 72 होता है 2 की पावर 3 8 × 9, और 108 है 36 × 3। इसका मतलब दिस विल बी 2² × 3 का क्यूब, 4 × 27 इज 108। तो अगर मैं इनका LCM निकालूंगा तो 2 की सबसे बड़ी पावर लेनी है और 3 की भी सबसे बड़ी पावर लेनी है, मतलब LCM होगा 16 × 27, दैट इज 16 7 ज़ा 112, 16 2 ज़ा 32, 32 + 11 इज 43,
तो इतने सेकंड्स बाद ये साथ में एक बार फिर से चेंज होंगे, राइट। अब 432 है तो 432 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो, 60 का 7 टाइम्स होगा 420 और 12 सेकंड बचेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 7 मिनट्स और 12 सेकंड्स का टाइम आ रहा है, विच मीन्स कि 820 में 7 मिनट्स ऐड किया तो 827 और 12 सेकंड और, तो आंसर ऑप्शन बी। अब देखो ये क्वेश्चन भी का आंसर ऑप्शन से सॉल्व हो रहा था, क्योंकि आपको ये पता है कि ऐसा थोड़ी होगा कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ये नंबर सेकंड्स में है, मतलब कुछ मिनट्स में ही ये लाइट्स फिर से एक साथ ब्लिंक करने वाले हैं, एक साथ लिट करने वाले। तो 100% आंसर जो है वो 820 से छोटा तो नहीं हो सकता, तो ये तो छोटा है, इसको तो हटा ही दो। 820 से बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा, कुछ मिनट का ही तो डिफरेंस होगा। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया, तो मतलब आंसर ऑप्शन देख के भी आसानी से आंसर ऑप्शन बी मार्क किया जा सकता है। क्लियर? चलो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें सिर्फ इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। यह है 2 की पावर 122, ये है 4 की पावर 62, तो 2 लिया तो ये पावर डबल हो जाएगी 124। ये 8 है मतलब 2 का क्यूब, तो 42 इंटू 3 कर दिया 126। 4 है 2 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 64 का डबल मतलब 128, और ये भी 2 है तो 2 में तो कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद इन सारे नंबर्स में से 2 की पावर 122 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 1, फिर 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8। ठीक है, एंड ऑब्वियसली 2 की पावर 122 है, तो 1 प्लस 4 प्लस 16 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256। इन सबको ऐड करके देखा जाए तो हमें पता चला 1 प्लस 4, अच्छा ऐसे देखो 16 प्लस 4 20, 64 और 256 का सम हो जाएगा 320, 320 20 341, तो ये हो गया 341। और ये जो 341 है बच्चों, राइट, 341 है, ये होता है 11 इंटू 31, है ना, यही होगा 11 इंटू 31। मतलब ये जो नंबर है सिंप्लीफाई होने के बाद बता रहा है कि ये नंबर 2 के तो बहुत सारे पावर से डिवाइड होगा, लेकिन वो आंसर ऑप्शन में नहीं है। ये 11 से भी डिवाइड होगा और 31 से भी, तो 11 है आंसर ऑप्शन में, तो आंसर ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी सोची जा सकती है कि 2 का जो इवन पावर होती है, जैसे 2 का स्क्वायर होता है ना 4 को अगर हम 2 की पावर 4 लेते हैं और उसे 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। मतलब 2 की पावर अगर 4 के मल्टीपल में है तो रिमाइंडर 1 आता है, और अगर 2 के मल्टीपल में सिर्फ इवन है तो रिमाइंडर 4 आता है। तो देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, 4 का तो नहीं है, तो यहाँ से रिमाइंडर 4। यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो यहाँ से रिमाइंडर 1। यहाँ पे इवन नंबर है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है तो 4। यहाँ पे 4 का मल्टीपल है और यहाँ पर भी 4 का मल्टीपल नहीं। मतलब जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल रिमाइंडर हमारे पास आएगा 4 4 4 12, 12 प्लस 2 इज 14। तो क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? नहीं। इन दी सेम वे अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो हर नंबर से मेरा रिमाइंडर 1 1 1 आएगा, तो 1 1 1 5 टाइम्स मतलब 5। तो क्या 5 3 से डिवाइड होता है? नहीं। इसी तरीके से 7 से भी चेक कर सकते हो, तो रिमाइंडर के थ्रू भी जा सकते हो अगर आंसर ऑप्शन चेक करना है तो, लेकिन उसके लिए रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट्स एकदम सॉलिड होने चाहिए। चलो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 32। तो अरेंज दी फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स, अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो अगर स्क्वायर का एरिया है 36 तो इसकी साइड होगी 6, मतलब पेरीमीटर कितनी आएगी 4 इंटू 6 24 के बराबर। यही होता है स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर। तो अगर ये 36 है तो साइड कितनी हुई 6, और स्क्वायर की पेरीमीटर 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 6 24। सिमिलरली एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद अ साइड ऑफ 9, तो इसकी पेरीमीटर आएगी 3 इंटू 9 मतलब 27। देन अ रेक्टेंगल विथ 10 सेंटीमीटर एज लेंथ एंड 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एज एरिया। तो अगर लेंथ 10 है और इस एरिया है 40, तो 40 को 10 से डिवाइड करो तो ब्रेड्थ हो जाएगी 4, और जो पेरीमीटर होती है वो होती है 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये 10 प्लस 4 14, 14 का डबल किया तो इसकी पेरीमीटर 28।
उसके बाद सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो सर्कल की जो पेरीमीटर है वो होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो आर है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 22, 20 का 8 टाइम्स 160 और 2 का 8 टाइम्स 16, तो ये हो जाएगा 176, राइट, डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व करके देखा तो 7 2 ज़ा 14, बचेगा 336, 7 5 ज़ा 35, बचेगा 1, तो ये 25.1 के आसपास आएगा। मतलब हमें ये पता चला कि सबसे बड़ा तो C है, सबसे बड़ा C है, दैट इज 28, उससे छोटा है B, तो C से B छोटा B, B से छोटा फिर D दिखाई देगा और फिर सबसे छोटा A है, सो दैट इज हाउ वी विल बी 100% sure that answer option D will be the correct answer. Okay, so let's move ahead and try to solve question number 33 now. 33 है, two ships are sailing in the sea on the two sides of a lighthouse. The angles of elevation of the top of the lighthouse are observed to be. देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जैसा मैं क्लास में भी सिखाता हूँ सेम टू सेम वही रूल लगाओ कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने की साइड अगर x होती है तो 60 डिग्री के सामने हमेशा √3x होता है और 90 के सामने 2x, इसे हमेशा याद रखो। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 है और बाकी के दोनों एंगल्स 45 डिग्री ईच हैं, तो अगर ये x है तो ये भी x है और ये होता है √2x, राइट। तो ये रिलेशंस हमेशा याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे क्या बोला कि टू शिप्स आर सेलिंग इन दी सी ऑन दी टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस, राइट। तो देखो मान लो कि ये है हमारा लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस का जो टॉप है वो है A, लाइट हाउस का जो बॉटम है दैट इज B। The angles of elevation of the top of the lighthouse as observed from two ships are 30 degree and 45 degree। तो अगर मैंने ये कहा कि ये जो एक शिप है, शिप नंबर 1, यहाँ से लाइट हाउस का एंगल बन रहा है 30 डिग्री और जो हमारी शिप नंबर 2 है वहाँ से लाइट हाउस का जो एंगल है वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 90 है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 है, ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा। मतलब ये दोनों ट्राइंगल यहाँ एप्लीकेबल है। अब दिया क्या है, इफ़ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, तो अगर लाइट हाउस 100 है तो मैंने क्या बताया कि अगर 30 के सामने x है तो 60 के सामने √3x, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 100 इंटू √3। एंड सिमिलरली 45 के सामने 100 तो दूसरे 45 के सामने भी 100, यहाँ तो दोनों एंगल ही बराबर है ना, तो उनके सामने की साइड भी बराबर होगी। तो हमसे ये पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स अप्रॉक्सीमेटली, तो दोनों शिप्स को अगर हमने के डिस्टेंस को अगर हमने ऐड किया तो 100 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा √3 + 1। √3 होता है 1.73 के बराबर, ठीक है। एग्जैक्टली तो खैर नहीं निकाल सकते बट अप्रॉक्सीमेटली 1.732 होता है, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई किया तो 173 + 100 मीन्स इट विल बी 273, तो ये हो जाएगा 273 अप्रॉक्सीमेटली एंड आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलो देन, राइट, यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है, तो एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है ना। तो चलो फिर इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।